अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, सलाम उधर तो आपने कर लिया, लेकिन आपको पता है कि आप 2 दिन के वक्फे के बाद आ रहे हैं स्क्रीन पर। 8 फरवरी को हुए इलेक्शन और 2 दिन तक आप नज़र नहीं आए, ना ही आप इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठे। आप कहाँ छुपे हुए थे? तो तुम कहाँ थी? तुम भी तो नहीं आई इलेक्शन कमीशन। असल में वो यूँ था कि मुझे था कि एक बार बिल्ली थैले से बाहर आ जाए तो तभी हम बैठे, और जाहिर है आपका तबसरा भी तब बड़ा अहम होगा जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि इस अब की बार थोड़ा ना सिचुएशन अनक्लियर रही। इवन इलेक्शन से एक दिन पहले जी मोबाइल सर्विस सस्पेंड नहीं की जाएगी, लेकिन अगले दिन लोग एक शौक के साथ उठे, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन चेक किए, मैंने भी चेक किया तो सिग्नल्स नहीं थे। फिर उसके बाद शाम को वजारत दाखिला ने कहा कि हम रिस्टोर करने जा रहे हैं, पूरी रात रिस्टोर नहीं हुए, और पूरी रात जो 10 to 15% रिजल्ट्स आए वो कुछ और परसेप्शन बना रहे थे। असल में अब जो मैंने आपसे बहुत से सवाल करने, एक थॉरो इंटरव्यू होगा और एनालिसिस होगा इन 2 दिनों का, जिसमें आप चुप करके बैठे थे और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। आपकी रीडिंग क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं आप समझते हैं जिनकी बुनियाद पे आगे जाकर चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अब अभी हमने मोंटाज चलाया जिसमें हमने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सब चीज़ों को नोट करते हुए जो अपना मौक़िफ़ अपनाया सून आफ्टर इलेक्शन, वो ये था कि ये इलेक्शन जो है वो रिग्ड है। उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई इनिशियली, और बाद में नताइज रोक दिए गए या तब्दील कर दिए गए। सब्सटेंस लगता है आपको उनकी इस बात में? देखिए, हाँ, अच्छा यहीं से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है एक कंसेंसस है इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी, मीडिया का भी, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का भी, कि शुरू में तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जो इमरान खान साहब के 3 क्विक कन्विक्शंस हुई, और उस वक्त हमारा ये ख्याल था कि शायद ये इलेक्शन के बाद ये सिलसिला चलेगा, मगर उससे पहले 3 क्विक कन्विक्शंस कर दी गई, और उसका सिग्नल यही था कि किसी सूरत में भी खान साहब और उनकी पार्टी को आने नहीं दिया जाएगा, और लोगों को डराया जाएगा, धमकी दी जाएगी कि मत आएँ आप वोट करने के लिए एटसेट्रा, बिकॉज ये तो फारग हो गया है। तो इस किस्म की एक फ़लसफ़ा ज़रूर था। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं थी, और फिर लोगों को गिरफ़्तार किया गया, धमकियाँ दी गई एंड सो ऑन। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे कि जब पीटीआई ये कहती थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो उसमें बड़ी हकीकत थी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। अगली बात आपने कही कि इलेक्शन के रोज़, अब इलेक्शन के रोज़ मैं कोई 12, साढ़े 12, 1 बजे तक रात तो देखता रहा। अच्छा। और जाहिर है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बन रहे थे, बिकॉज इंटरनेट नहीं चल रहा था, दोस्तों के साथ तज्ज़िये नहीं किए जा रहे थे, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। और फिर जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आरओज़ ने बंद कर दिया है फॉर्म 45 देना, और कुछ भाग गए हैं, कोई इधर चले गए हैं, कोई उधर चले गए हैं, और तो फिर जैसे कि 2018 में आरटीएस सिस्टम बैठ गया था, तो यहाँ लगा कि यहाँ भी अब कुछ बैठ गया है। और जब हमारा ये ख्याल था कि जब आरटीएस सिस्टम बैठा तो वहाँ रद्दोबदल हुई, और जिसकी वजह से इमरान खान साहब जीत गए। तो हमें फिर ऐसे लगा, जाहिर है जो लोग देख रहे थे, जिनको याद था 18 में क्या हुआ, तो ऐसे लग रहा था कि अब जो उस वक़्त खान साहब के साथ उनके हक़ में हुआ, इस दफ़ा उनके ख़िलाफ़ जा रहा है। अच्छा। तो इस किस्म की कुछ चीज़ ज़रूर हो रही होगी। और आज तक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हमें फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन कि जी ये ताख़ीर क्यों हुई, क्यों रोक दिए गए रिज़ल्ट्स, और लोगों को फॉर्म 45 देने से परहेज़ क्यों किया गया, आरओज़ क्यों चले गए एंड सो ऑन। तो ये इश्यूज तो बने, जिसकी वजह से ये कहा कि इंटरनेट की वजह से और ये कम्युनिकेशन की वजह से ही प्रॉब्लम्स आए हैं, जो रिजल्ट्स डिले हुए हैं, ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है। हाँ, बट ये बड़ी फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशन है कि इससे पहले वो कह चुके थे कि हमने तो बिल्कुल हर कंटिजेंसी की तैयारी की हुई है, कि और हमने तो डिपेंड करना ही नहीं है। अबाउट ईएमएस जब उन्होंने ब्रीफ किया था तो सारी तसल्ली करवाई थी, और इसलिए तो अब ये कहना कि जी वो ये हो गया, वो हो गया, डजंट वॉश, क्योंकि पहले से ही लोग शक शुबात कर रहे थे कि जी शायद कुछ गड़बड़ करें। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रात के 12-1 बजे तक जब जो कहीं 1%, कहीं 2%, कहीं 10% रिज़ल्ट आया था, और कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, हालांकि 12 बजे तक सारे रिज़ल्ट आ जाने चाहिए थे जी। मगर ऐसे नहीं हुआ। तो उस वक़्त फिर ये शक पड़ना शुरू हो गया कि पता नहीं ये क्या इरादे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मगर उसका एक असर जो पड़ा कि 5 से 10% रिज़ल्ट्स में पीटीआई आगे जा रही थी,
बेशतर सीटों में, और नून लीग पीछे थी। पीपल्स पार्टी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनका तो अपना था, वो क्लियर जा रहा था। मगर नून लीग और पीटीआई के दरमियान जो इश्यूज बन रहे थे उसमें ऐसे ही लग रहा था कि पीटीआई आगे जा रही है और नून लीग पीछे है, और उससे ये तासुर पैदा हो गया कि सुबह तक तो बिल्कुल ही पीटीआई वाइप आउट कर देगी सबको। हाँ। मगर जब 4 या 5 या 6 घंटे के बाद फिर से रेस्टोरेशन शुरू हुई रिजल्ट्स की, तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा अरे ये तो कुछ और हो गया है। लोग उस वक्त तो ऐसे लग रहा था, अब लग रहा है कि शायद दे में बी ए बेटर फाइट। तो ये इसलिए ये शाक-शुबहात है, इसलिए ये जो बीच में डिसरप्शन हुई है इसके कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए लोग ये शक कर रहे हैं कि उस वक्त गड़बड़ हुई है। बट फेडरल मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये यकीन दहानी कराई कि ये सब जो किया गया, सस्पेंड की गई सर्विस, दैट वाज जस्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि इंसिडेंट्स 2 बहुत हौलनाक इलेक्शन से एक दिन पहले हुए जिसमें शहादतें हुई। तो उन्होंने कहा कि और भी बहुत से वाक़यात हो सकते थे जो रोके गए इसकी वजह से, और उन्होंने कहा कि नीयतों का हाल अल्लाह ताला जानता है। तो यू थिंक कि लॉ एंड ऑर्डर वाज द ओनली रीज़न और वाज पीटीआई द टारगेट? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो रीज़न था, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उस रोज़ इलेक्शन के दिन में काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं पेरिफेरल एरियाज़ में, बॉर्डर लाइन एरियाज़ में, 50+ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। चले मैं कहता हूँ 2, 4, 10 भी हुए हों, तो जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रॉब्लम था। मगर क्या इसकी वजह से आपने सारा इंटरनेट ही बंद कर दिया? मेरा ख्याल है उसका मकसद तो बड़ा क्लियर कट था कि अगर, क्योंकि पीटीआई जो थी वो सोशल मीडिया पे बड़ी डिपेंड कर रही थी, और वो कोशिश उनकी यही थी कि उनके लोग बाहर निकलें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इलेक्शन सिंबल नहीं था, ये नहीं था, और इन्फॉर्मेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर मेरा ख्याल है उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। पीटीआई वालों ने तो पहले ही क्लियर हो गया था उनको कि हमारे कैंडिडेट्स कौन है, हर कंस्टिट्यूंसी के हर बंदे को पता था कि ये हमारा कैंडिडेट है, और वो पहले से ही उन्होंने कर लिया था। और मैंने ये भी सुना है, और मेरा ख्याल है इसमें भी कोई हकीकत है, कि उनको पता था कि इस दिन 8 तारीख को वो जो आपको पता होता है कहाँ आपने वोटिंग करनी है, क्या आपका नंबर है। जी, वो एक नंबर 8300 वाज द नंबर जिसके ऊपर आप अपना हल्का पता कर सकते हैं, जहाँ जाके आपने वोट कास्ट करना है वो पोलिंग स्टेशन पता कर सकते हैं। इवन और उसके साथ आसानी हो जाती है जब आप वोट डालने जाते हैं, वो आपको एकदम अच्छा जी ये नंबर है आपका, ढूंढ के निकाल देते हैं। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है 1000 में से आपका नाम ढूंढना, हर पोलिंग स्टेशन पे 1000, 500, 1200, 2000 वोट्स। तो वो उन्होंने एक दिन पहले, 2 दिन पहले निकाल लिए थे। और मुझे पता कि फॉर एग्जांपल नून लीग के बहुत से सपोर्टर्स थे जिन्होंने कहा था यार अली वो जब दिन आएगा तो निकाल देंगे, तो उस दिन तो उनको मिला नहीं वो। हाँ। तो इसलिए वो उसकी वजह से भी बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ के करीब ऐसे वोटर्स थे जो कि उस दिन भी शशोपंज में थे, वो उस दिन ही सोच रहे थे कि हम पता करेंगे इलेक्शन डे पे। ऑब्वियसली लोगों के कामकाज होते हैं, लोगों ने ऑफिस जाना होता है, उनकी जॉब्स होती हैं, तो लोगों ने उस दिन के लिए ये काम रखा हुआ था, तो वो डिप्राइव हो गए। अच्छा, एक तो ये कि टर्न आउट वाज एक्सेप्शनल आपके मुताबिक, लोग निकले, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो क्या थी? बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए 2013 में टर्न आउट वाज अबाउट 53.5% लगभग। 2018 में इट वाज 51 पॉइंट समथिंग। इस दफ़ा वो कहते हैं इट्स 48%। तो टर्नआउट तो गिरा है। लोग ये समझ रहे थे कि पीटीआई की वजह से, और क्योंकि 2 करोड़ नए नौजवान नए वोट्स आए हैं जो ज़्यादातर जिसका ख्याल था वो पीटीआई के लिए वोट करेंगे, तो लोगों का ख्याल था कि इस दफ़ा टर्नआउट ज़्यादा होगा। सर्वेस भी अराउंड 60% बता रहे थे इंटरेस्टेड इन वोटिंग। यस, तो अब वो एक्चुअली 48% हुआ है। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो लगभग उतना ही है जो 2018 में था। 2018 में 16.9%, 16.9 मिलियन था, 17 मिलियन के करीब, और इस दफ़ा 16.85.9, बिल्कुल लगभग ही उतना ही वोट है जितना उस वक्त पड़ा, इस वक्त पड़ा। PMLN का वोट थोड़ा सा बढ़ा है, 0.4% बढ़ गया है। 2018 में उनका था 12.9%, इस दफ़ा 13.3%, उनका वोट बढ़ गया है। सीटें गिर गई हैं, वोट बढ़ गया है। पीटीआई का वोट उतना का उतना ही है और सीटें बढ़ गई हैं। और पीपीपी का जो था वो भी थोड़ा सा बढ़ गया, 6.9 मिलियन था पहले और अब 7.6 मिलियन है। और टीएलपी वो 2.1 मिलियन था, उनका भी 2.6 मिलियन। तो सबका वोट बढ़ा है, पीटीआई का वोट नहीं बढ़ा। मगर पीटीआई जो है वो उसके बावजूद इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रल प्रॉस्पेक्ट्स उनके बहुत अच्छे इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं। तो एक तो ये है, तो मैं हैरान हूँ कि ये 48% क्यों ज़्यादा क्यों नहीं हुआ।
तो मेरा ख्याल है इसमें भी वो इसी किस्म की इशू है कि बहुत से लोग नहीं आए, उन्हें पता ही नहीं था कि हमने जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना। उन्होंने शायद आखिरी वक्त तक वो स्लिप नहीं निकलवाई थी, उनको पता नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। कुछ लोग गए होंगे, देखा। फॉर एग्जाम्पल मैं जहाँ हमेशा जाके वोट डालता हूँ, FC कॉलेज, हमारा वहाँ बूथ होता है, तो मैं वहाँ चला गया, तो आधा घंटा वो ढूंढते रहे, मेरे पास वो स्लिप नहीं थी, तो ढूंढते रहे, फिर जाके पता चला कि नहीं, मैं यहाँ तो नहीं है इस दफ़ा, कहीं और है, तो फिर मैं कहीं और जाना पड़ा, फिर वहाँ तो मुझे तो घंटा लग गया एक वोट कास्ट करने के लिए। अच्छा, कतारें थी मतलब वहाँ लोग मैं रश नहीं देखा। हालांकि गुलबर्ग जैसी जगह जहाँ, और ये मॉडल टाउन गुलबर्ग, यहाँ बड़े डेडिकेटेड PTI के सपोर्टर्स हैं। मैं कोई 11 बजे के करीब गया, 11 और 12 के दरमियान, मगर मुझे कोई ख़ास रश नज़र नहीं आया। अच्छा। और फॉर एग्जांपल जिस बूथ में मैं वोट डाल रहा था, मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ कितने वोट्स? उन्होंने कहा जी 1000 के करीब। तो मैंने कहा 12 बज गए हैं, तो आपका ख्याल है कितने आए हैं अभी तक? तो उसने कहा जी कोई 20% 25% के करीब लोग आए हैं, तो मगर एक दो के बाद रश आएगा। तो बहरहाल तो वो उतना टर्न आउट नहीं हुआ जितना लोग समझ रहे थे, मगर उसके बावजूद PTI ने हैज़ डन वेरी वेल। तो अच्छा, ये जो सारे कैलकुलेशंस थे, हाँ। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के कैलकुलेशंस, नून लीग के कैलकुलेशंस, उसमें यही था कि शायद PTI का वोटर पूरा नहीं निकलेगा, वन रीज़न और अनदर। मायूसी है, कंफ्यूजन भी थी और ना? कंफ्यूजन है, मायूसी है, पार्टी नहीं है, से। सिंबल्स का प्रॉब्लम है, हर किस्म की रुकावट थी। वो बिल्कुल डेडिकेटेड पैशनेट तरीके के साथ वो निकले हैं और उन्होंने वोट डाला। और मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, KP में तो हमें पता था क्या होगा, मगर पंजाब में वॉज द रियल बैटल ग्राउंड। अच्छा। और वहाँ मैं समझता हूँ कि PTI हैज़ डन वेरी वेल। आप जो भी रिजल्ट्स आए वो आपकी रीडिंग के मुताबिक थे, कैलकुलेशंस के मुताबिक थे? नहीं, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, वहाँ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ हमने आपस में एक सर्वे किया कि भाई अच्छा बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि किसको कितने वोट्स मिलेंगे इन हाउस। तो उसमें कम अज़ कम अच्छा। 85 सीट्स दी लोगों ने नून लीग को, और 110-115 सीटों तक ले गए उनको। अच्छा। और इनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो थोड़े, मैं समझता हूँ उनके टिल्ट टुवर्ड्स PTI थी। ओके। वो थोड़े से PTI ज़्यादा सपोर्टर्स थे इस ग्रुप के अंदर, नून लीग के कम थे। अच्छा। मगर फिर भी उन्होंने नून लीग को कोई 90 to 110 एवरेज सीट्स दी। ओके। अच्छा, शुक्र है मैंने अपना वहाँ मौक़िफ़ नहीं दिया। मुझे एक शक पड़ रहा था, मगर पक्का बात नहीं थी। शक ये पड़ रहा था कि ये जो पोल्स हैं, शुरू में तो ये पोल्स कह रहे थे कि जी इमरान खान बहुत आगे है, हाँ। और PMLN और नवाज शरीफ बहुत पीछे हैं। हाँ। याद है मुझे 60% 30% की बातें हो रही थी। यस यस। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पोल्स ने आना शुरू किया, और हमने भी अपने प्रोग्राम्स में ये कहा कि पोल्स ये दिखा रहे हैं कि PTI जो है वो गिर रही है, और PMLN जो है वो बढ़ रही है। हाँ। फिर जलसे भी हम देख रहे थे, PTI के तो उस वक्त इतने जलसे नहीं हो रहे थे, नहीं हो नहीं सकते थे, हो भी नहीं सकते थे, और नून लीग के जलसे हो रहे थे, और ठीक ठाक जलसे हो रहे थे। तो हमें सबको यही एक इम्प्रेशन दिया गया कि नून लीग पीछे से आ गई है, नून लीग का वोटर जो है वो तैयार हो गया, और वो निकलेगा। नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद ये इंप्रेशन जाहिर है जब से उन्होंने किंग ऑफ कमबैक्स। यस, तो ये सारे फैक्टर्स थे, और सारे तज्जियाकार यही सोच रहे थे, और मैं भी ये सोच रहा था कि अच्छा यार अगर ऐसे है तो फिर काफ़ी रिकवरी हुई है। क्योंकि मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो PDM की गवर्नमेंट बनी थी, मैंने उस वक्त भी आर्ग्यू किया था कि ये गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए थी, इनको उसी वक्त इलेक्शन के लिए जाना चाहिए था। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गिरी, मेरा ये मौक़िफ़ था, और मैंने TV पे भी कहा, और मैंने नून लीग के दोस्तों के साथ भी झगड़ा किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, मत रहें आप। इस वक्त इमरान का वोट डाउन है, वो निकला हुआ है, लोग इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब आपकी तरफ झुक रही है। आप फ़ौरन 10-15 दिन गवर्नमेंट करें, 2-3 कानून पास करें, उसके बाद जाएँ 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराएं। ये IMF का प्रोग्राम बहुत ख़तरनाक प्रोग्राम है, इसको आवाम में बड़ी इसके खिलाफ लहर जाएगी, और आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, बिजली प्राइसेस बढ़ेंगी, हर चीज़ बढ़ जाएगी। ये आपको माफ़ नहीं करेंगे, और ये अगर आप इलेक्शन से पहले तो इसके बरक्स चीज़ करते हैं, आवाम के लिए कोई अच्छी खबरें लेके आते हैं, और आपकी हुकूमत जो है जिसने इलेक्शन में जाना है 4 या 6 महीने के बाद, वो आप बुरी खबरें ला रही है, ये आवाम आपको नहीं माफ़ करेगी। और इमरान खान के खिलाफ जो भी महाज बना हुआ है वो लोग भूल जाएंगे, और लोग आपके ऊपर फोकस करेंगे, मत करेंगे। इन्होंने नहीं बात सुनी, इनके अपने कोई रीजंस थे, जो भी था, इन्होंने वो 8-9-10 महीने जो गवर्नमेंट की है, मैं समझता हूँ वो आवाम ने माफ़ नहीं किया इनको। अच्छा। इनके अपने लोग जो थे मायूस थे कि ये क्या हो रहा है, उनमें से मेरा ख्याल है बहुत ने कहा होगा जाओ यार हम नहीं जाते वोट करने, या कुछ लोग स्विच ओवर भी कर गए होंगे कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। वो सही कहता था, बिकॉज जाहिर है इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड था। तो मेरा ख्याल है ये सारे फैक्टर्स थे, और
रिकवरी बड़ी मुश्किल थी। मगर जब ये पोल्स ने आना शुरू किया और मियाँ साहब वापस आ गए तो फिर एक इंजेक्शन लग गया कि जी नहीं, और इमरान खान के खिलाफ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी और सो लोगों ने यही समझा कि जहाँ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है उन्होंने होमवर्क कर लिया है और ये ठीक हो जाएगा। साड़ी गाल हो गई है। फिर हवाओं का रुख आपको पता है सब उसी तरफ जाता है। हवा वाली बात भी शुरू हो गई कि अब फिर पीटीआई के हट के नून लीग की तरफ हवा चलनी शुरू हो गई है, मियाँ साहब के आने के साथ बड़ा फर्क पड़ गया है, ब्ला 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 जी। तो ये सारी बातें थी। मेरा अपना उस वक्त जो शक था कि यार ये लोग नहीं माफ़ करेंगे, तो अगर इनको 75 सीट्स मिल जाती हैं या तो बड़ी गनीमत होगी। मुझे नहीं इस बात का, मेरा ये ख्याल था कि इंडिपेंडेंट्स ज़रूर होंगे, मगर वो जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनमें से कुछ पीटीआई के होंगे, कुछ जेन्युइनली कुछ इंडिपेंडेंट्स हकीकी आज़ाद उम्मीदवार, हकीकी आज़ादी आज़ाद इंडिपेंडेंट्स होंगे। तो मतलब है कि मगर ऐसे नहीं हुआ। तो शुक्र है मैंने अपना तज्जिया उस वक्त नहीं किया, महफूज रखा था। मैंने महफूज रखा क्योंकि मुझे शक था कि गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन ये तज्जिया महफूज रखते हुए ज़रा ये बताएं कि नून लीग के वो उम्मीदवार जो बड़े महफूज तस्वुर किए जाते थे, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उल्टे हैं, क्या वजह हुई? वजह मैंने आपको बता दी है कि हवा जो थी और गुस्सा जो था नून लीग के खिलाफ वो जाहिर हो गया। नहीं, ये जो उम्मीदवार, ये जो जिनके नाम मैं ले रही हूँ, ये काइंड ऑफ एंटी-सेपलेट डव्स हैं, कुछ मैं समझ रहा हूँ आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी मदद नहीं की गई, लेट्स पुट इट लाइक दैट। अच्छा। और वो जेन्युइनली लूज कर गए। और उसमें वो लोग हैं जो कि जनरली के मियाँ नवाज शरीफ के करीब देखे जाते हैं या हार्ड लाइनर्स, या जिनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है, उनको हेल्प नहीं किया गया और वो हार गए बिकॉज पीटीआई वाले जीत गए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट है नून लीग के अंदर, जिनकी पीटीआई वाले ये कहते हैं उनकी मदद की गई, उनको जिता दिया गया हालांकि वो हार रहे थे। ख़ुसूसन ख्वाजा आसिफ का नाम लिया जाता है कि वो हार रहे थे। और एहसन इकबाल साहब के बारे में मैंने नहीं ये सुना। अच्छा। वो काफ़ी तकड़े हैं अपने एरिया के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ नारोवाल के लिए किया। मगर और भी ऐसे लोग हैं। अब राना सनाउल्लाह बड़ा हार्ड लाइनर, क्लोज टू मियाँ नवाज शरीफ, राइट, हॉकिश, और रांझा साहब क्लोज टू नवाज शरीफ, हॉकिश, मोहसिन रांझा की मैं बात जी, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, और भी आप गिना सकती हैं जी, साद रफीक, ख्वाजा साद रफीक भी गए, साद रफीक साहब वो भी बड़े, खुरम दस्तगीर साहब, खुरम दस्तगीर क्लोज टू नवाज शरीफ, एंड सो ऑन। और कुछ थे जो कि शायद दे वर closer to the establishment, shall we say, in the नून लीग, उनको शायद थोड़ी बहुत हेल्प होगी। क्योंकि इल्ज़ाम तो लग रहा है कि देखें यार इतनी बड़ी लीड थी नून लीग पीटीआई वालों की और एकदम रातों रात वो 50,000 इधर और 50,000 उधर हो गया, तो ये तो कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये चैलेंज हो गए हैं चैलेंज। ख्वाजा आसिफ साहब वाली तो सीट उन्होंने चैलेंज कर दी है, रेहाना डार साहिबा ने, बहुत से और भी हल्के कर दिए गए। सलमान वाली सीट भी जी वो भी चैलेंज, वो लाहौर हाई कोर्ट गए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर नताइज रोक दिए। मैं ये कहता चलूं कि सलमान और के लिए बहुत सपोर्ट थी इस कंस्टिट्यूंसी में, इसीलिए नून लीग ने ये सीट अच्छा, वैसे बाकी उम्मीदवारों के बरक्स उन्होंने कैंपेन भी बहुत अच्छी चलाई। हाँ, कैंपेन तो चलो चलाई होगी, मगर वो पीटीआई का वोट बड़ा तकड़ा है ये ज्यादातर इसमें गरीब इलाके नहीं है, ज्यादातर एफ्लुएंट इलाके हैं, अपर मिडिल क्लास के इलाके हैं। वैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक कंस्टिट्यूंसी में डिफेंस में गया तो मुझे ऐसे लगा कि किलोमीटर्स के ऊपर गाड़ियां पार्क थी, मतलब है कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ। तो उससे यही नज़र आ रहा था कि वोट इमरान खान का निकला है, और वो सारा जो था नज़र भी आ रहा था कि निकला। तो इस किस्म की सिचुएशन थी। तो इससे क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्या मैसेज लेना चाहिए? अब ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये भी नहीं आपसे पूछ सकती कि आपने वोट किसको कास्ट किया, फिर उसके बाद मामला ये नहीं बात पूछे, ये नहीं पूछी जाती ये राज की बातें हैं। लेकिन आपको आने वाले वक्त की भी थोड़ी पिक्चर समझ आना शुरू हो गई होगी। इस पर मजीद फसाहत भी लेंगे सेठी साहब से एक ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू सेठी से सवाल, बल्कि सेठी से बहुत से सवाल। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि यहाँ जैसे ही इलेक्शंस हुए, पहले तो था कि इलेक्शंस होंगे ही नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पत्थर पे लकीर है, उसके दौरान भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन डिले नहीं हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। आर्मी चीफ ने उस पर मुबारकबाद दी है कौम को, निगरान वज़ीर आज़म ने दी है, इलेक्शन कमीशन ने इत्मीनान का इजहार किया एंड ऑल दैट, बट इंटरनेशनल मीडिया इससे हट के
पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका ने भी कहा है कि तहकीकात की जाए क्योंकि पाबंदियां रिपोर्ट हुई हैं कुछ। ये रिएक्शन पाकिस्तान के लिए क्या हैसियत रखते हैं? देखिए, मैंने तो सारे फॉरेन पेपर्स पढ़े हैं और सब मेजर गवर्नमेंट्स और ब्लॉक्स को मॉनिटर किया है। कहीं भी कोई अच्छी बात नहीं लिखी गई। हर जगह पे यही कहा गया कि बहुत से प्रॉब्लम्स थे इस इलेक्शन में और ये इतनी कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। और मगर किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कैंसिल करें या फिर से इलेक्शन कराएं या ये गवर्नमेंट नहीं बन सकती। सबकी आखिर में यही उम्मीद है कि जो भी हुआ, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, करेक्शंस होने चाहिए, मगर आगे बढ़ना चाहिए और स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए। अच्छा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ लोगों ने कही हैं कि जी हमें लगता है ऐसे है कि गड़बड़ हुई है और किस पैमाने पे हुई है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कंप्लेंट्स बहुत हैं। अच्छा। और साफ और शफाफ नहीं लगते, मगर बात आगे बढ़ाएं। एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान को और उसकी तरफ बढ़ें। तो सब ने इसी तरीके के साथ रिएक्शन दिया है। मेरा ख्याल है कंसेंसस यही है कि ठीक है, हमने पाकिस्तान में इतने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो पहले भी नहीं देखे। 18 में भी सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। अब भी जो आएगा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। और बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन 2018 एंड 2024। तो इसलिए लोग यही चाहेंगे कि बात आगे बढ़ाई जाए, अब आगे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए। इसके बाद कोई और क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। जो भी क्राइसिस है और गवर्नमेंट बननी चाहिए और स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। इससे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है कि आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है, अगर आप इजाज़त दें तो उससे जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि वो चाहते हैं कि एक यूनिफाइड गवर्नमेंट, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, एक यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पार्टीज, यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई। अच्छा, मगर आगे उन्होंने जो अंग्रेजी में लिखा गया है वो उसका लफ्ज़ वो लिखते हैं इम्बाइब्ड विद नेशनल पर्पस। मतलब है वो जमहूरी पार्टीज जो कि नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखती हैं, कौमी मफाद। हाँ, कौमी मफाद की बात करती हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो समझते हैं कि कोई ऐसी पार्टी भी है जो नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखती। और इस वक्त पीटीआई के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही है साइफर केस फॉर एग्जांपल, कि उसने नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखा और एक स्टेट सीक्रेट है वो जाके आम आवाम में बता दी, और जिसके साथ हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ भी ख़राब हो गए और एक इम्प्रेशन पड़ गया कि पाकिस्तान के साथ कोई नेगोशिएशंस खुफिया भी हों या डिप्लोमेटिक भी हों, यहाँ कुछ चीज़ सीक्रेट रहती नहीं है, पब्लिक के अंदर डिबेट शुरू हो जाती है और उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, और फिर ये डिप्लोमेसी जो है वो ख़राब होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसी बात की है। उसने भी यही कहा कि जी सबके साथ मिलके चलना चाहेंगे, लड़ेंगे नहीं किसी के साथ एंड सो ऑन। मगर क्लियरली पीटीआई के साथ तो मिलके नहीं चल सकते ना। उनका यही मतलब है बाकी जो सारे रह गए हैं। तो पीटीआई इज़ इन द डॉक राइट नाउ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कंसेंसस यही है बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कि अब जो भी बाहर हैं एक्सक्लूडिंग पीटीआई, उनके साथ बात करके मिलके हम आगे चलें, क्योंकि मुश्किल फैसले करने हैं, स्पेशली रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, बजट्स, फाइनेंशियल्स, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, प्राइसेस, और ये जो है ये सब मिलके ये फैसले करें ताकि कोई एक दूसरे का एडवांटेज ना ले और नीचे से उनकी लेग पुलिंग ना हो। और अगर पीटीआई ने क्रिटिसाइज करना है वो तो करेगी, मगर एक दूसरे के गले ना ये पड़े और पॉइंट स्कोरिंग ना करें। तो इसी किस्म की रिक्वायरमेंट है आगे। सारी दुनिया देख रही है कि आप स्टेबिलिटी होगी, एक इकोनॉमिक एजेंडा जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट ने शुरू किया था वो आगे बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं, अगर वो नहीं रहेगा और इंस्टेबिलिटी होगी सियासी, तो जो आपको IMF वगैरह से जो एड आनी है, असिस्टेंस आनी है, वो नहीं आएगी। तो दैट्स क्रिटिकल। इसलिए फोकस ऑफ द आर्मी चीफ एंड ऑफ नवाज शरीफ इज़ ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल एंड स्टेबिलिटी। अच्छा, लेकिन स्टेबिलिटी तो तब आएगी ना जब किसी को आप फ्री हैंड देंगे, अथॉरिटी देंगे। अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है इसमें किस हद तक इख्तियार होता है एक पार्टी को कि वो फैसले ले सके, और ये कितनी स्टेबल होगी? देखिए, आमतौर पे तो कोलिशन गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, क्योंकि हर कोलिशन पार्टनर कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और जो लीड पार्टी होती है उसको बहुत सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, और उस कॉम्प्रोमाइज़ के साथ एफिशिएंसी नहीं होती, अच्छी गवर्नमेंट नहीं चलती उसके साथ। मगर अब सूरत हाल ये है कि आपने देखा ये जो PDM गवर्नमेंट थी ये ठीक ठाक चली, किसी ने वहाँ एक दूसरे की टांग नहीं खींची, मुश्किल फैसले थे, सब ने मिल के कर लिए,
अच्छा। हालांकि इस पे पीपल्स पार्टी भी थी, सब लोग बैठे हुए थे इसके अंदर। हाँ। तो वही लोग फिर से वापस वही लोग आएंगे ना अब, अगर कोई कोalition गवर्नमेंट बनती है तो। अगर ऐसी सूरत हाल है, अगर उन्होंने 8-9 महीने इस तरीके से चलाया है तो फिर आगे भी चला सकते हैं। और वो इसलिए चलाया क्योंकि हाफिज साहब बैठे हुए थे ना। अच्छा हाँ, लेकिन तो अब हाफिज साहब तो अभी भी बैठे हुए। एक पेज था लेकिन ये कि यहाँ पर आप तो बात करें दूसरी तरफ की, और उसमें हमने नवाज शरीफ साहब के रवैये में भी एक बहुत बड़ा चेंज देखा। दैट वाज 180 डिग्री चेंज बिफोर वोटिंग इलेक्शन। वोट कास्ट करने जब वो आए तो उन्होंने वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो कहा, मैं सुनवाना चाहूँगी आपको पहले। जी, क्या कह रहे थे नवाज शरीफ साहब? Mr. Sharif, have you made a deal with the military? Have you made a deal with the military? Have you made a deal with the military? There's no need for a deal. Well, actually, I had never any problems with the military. I had never any problems. नहीं यार, मखलूत हुकूमत का नाम ना लो खुदा के वास्ते। अब सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार ना हो। ये एक रात में हालात कैसे बदल गए? फिर अगले दिन उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी लेट कर दी। मेरा ख्याल है उनका भी यही ख्याल था कि उनको मेजॉरिटी मिल सकती है या करीब करीब पहुंच जाएंगे वो। और खान मियाँ साहब का तो ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि यार मेरी मेजॉरिटी हो तो फिर मैं टफ़ फैसले करूँगा, अदरवाइज़ मुझे शेयर करना पड़ा तो टफ़ फैसले कैसे होंगे। इसीलिए तो लोग ये कहते थे ना आयशा कि अगर, और शहबाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे एक इंटरव्यू में 3-4 दिन पहले यही बात कही थी जब पूछा गया कि अगर आपको मेजॉरिटी मिली तो क्या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? तो उन्होंने कहा अगर मेजॉरिटी मिली तो बनेंगे। तो उन्होंने कहा अगर ना मिली तो फिर? तो उन्होंने कहा कि फिर मशावरत करनी पड़ेगी। मशावरत से तो उसका मतलब यही था कि फिर शायद मैं ही बनूं। ठीक है ना। तो वही मियाँ साहब इसीलिए ये बात उस वक़्त ये ऐसे था कि मेजॉरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। अच्छा। तो मैंने कहा ना आपसे कि वो लोग कह रहे थे 110 सीटें मिलेंगी। हाँ। इंडिपेंडेंट लोग कह रहे थे 110 सीटें मिलेंगी। मैं तो सारे प्लेटफॉर्म से देख रहा था, इवन द प्रो पीटीआई पीपल एनालिस्ट वो यही कहते थे 90 तो कम से कम नून लीग को मिल जाएंगी। तो यहाँ तो 90 तो बड़ी मर के 75-74 पे पहुँचे हैं और उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं ठीक ठाक। तो ये अपसेट हुआ है, इट्स अ बिग अपसेट फॉर एवरीबडी। और ये इसीलिए अब मियाँ नवाज शरीफ को और नून लीग वालों को रीअसेस करना पड़ेगा कि अब वो किस तरीके से इसको निपटेंगे इस क्राइसिस। क्या फ्लॉ देखते हैं आप नून लीग की स्ट्रेटजी में? उनकी जो नाकिस मीडिया स्ट्रेटजी थी कि रात को जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो पीटीआई वाज एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके लोग बात कर रहे थे, एक गलगला सा मचा था हर तरफ कि उनकी वेव है। लेकिन नून लीग का जो एक पिक्चर आउट हुई और वो सारे उठ के वहाँ से घरों को चले गए, फिर वो मंडप जो सजा था जहाँ नवाज शरीफ साहब ने स्पीच करनी थी वो भी डिले हो गई, तो एक इम्प्रेशन ऐसे आया कि वो लड़ने से पहले हार चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक, नाकिस मीडिया स्ट्रेटजी थी या ब्लाइंड ट्रस्ट? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ तो ख़ास मियाँ साहब लास्ट मिनट पे आए हैं। अगर पहले 3 महीने आ जाते तो शायद और भी उनको मौका मिल जाता। PTI has always been better organized in terms of social media. Noon League has been better organized in terms of ground reality. उनकी पूरी एक पार्टी अपरेटस है, PTI का वो नहीं था। मगर आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग। हर बंदे के पास देयर इज़ अ मोबाइल फ़ोन एंड दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अब आपको ना हमारे प्रोग्राम की ज़रूरत है, ना हैंडआउट्स की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके फ़ोन के ऊपर आपकी पार्टी आपको बता रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सोशल मीडिया हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड पीटीआई वाज ऑलवेज फार अहेड ऑफ नून लीग। नून लीग ने कभी तवज्जो नहीं दी इसकी तरफ, कहते रह गए नून लीग वालों को कि भाई कुछ करो अपना। मगर इन्होंने कोई छोटी मोटी इन्होंने अपनी सेल्स बनाई हुई थी मगर कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं थी। मगर एक और भी मसला था, नून लीग के पास उस किस्म के पैशनेट डेडिकेटेड यंग वर्कर्स नहीं थे। अब ये जो 20-22 मिलियन यंग वोटर्स आए हैं ना जो कि पहली दफ़ा वोट डाल रहे हैं, दैट्स अ लॉट। फैफन कहता है कि 60 मिलियन वोटिंग हुई है, 70 मिलियन हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। उसमें से 20-22 मिलियन जो है वो यंग वोटर्स हैं। अब ये यंग वोटर्स जो हैं वो ना अखबारें पढ़ते हैं ना ये टीवी ज़्यादा देखते हैं, वो तो इसी के ऊपर हर चीज़ इसी के ऊपर देखते हैं, टिकटॉक, पॉडकास्ट, वर्चुअल जलसे, ये सब पीटीआई ने तो ये मैं समझता हूँ कि नून लीग इस ट्रेडिशनल पार्टी है, इज़ नॉट गेयर्ड फॉर दिस। पीपल्स पार्टी भी नहीं, वो भी ट्रेडिशनल पार्टी है। इन्होंने टारगेट नहीं किया, इनका यूथ पॉलिसी यही है, वो जी लैपटॉप दे दो
ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ये जो यूथ आया है, ये यूथ को जब वो ये बड़ा हो रहा था बचपन से, जो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था जो कि एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, चोर 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 चोर, जब उन्होंने इमरान खान का प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसको लॉन्च करने में उनको 2011 से वो शुरू हुए और 2018 में जाके फिर भी धक्का लगा के खान को लेके आए हैं। तो वो सारे डेकेड जो है 10 साल जो है वो तो यही था, चोर 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 चोर। तो वो तो हर बच्चा जो है वो समझता है, उसने तो तारीख तो पढ़ी नहीं है। और जो प्रोपेगेंडा हुआ है और ये एस्टेब्लिशमेंट इसको कर रही थी चोर चोर, और जब इमरान को तैयार कर रही थी, तो इसमें तो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि आज की जो सिचुएशन हुई है अब इसको रिवर्स करना, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया कि खान वो चीज़ नहीं है जो उनका ख्याल था होगी। उनका ख्याल था ये भी हमारा एक पपेट होगा जिसको हम चलाएंगे, और अल्लाह खैर सल्ला। और खान कुछ हद तक तो चला, मगर उसके बाद खान है, तो उसने भी फिर गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो अब वो नवाज शरीफ को भूल गए कि नवाज शरीफ तो कोई गड़बड़ नहीं करता था, वो तो एस्टेब्लिशमेंट करती थी, इधर तो खान ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो इसलिए ये इतनी आसानी से रिवर्स नहीं होगा। ये जो अब ये जो वोट पड़ गया है, इसके बाद तो और भी दलेर हो जाएंगे पीटीआई वाले, और ये जो टैक्टिक्स हैं रिप्रेशन के, ये नहीं चलेंगे। अब कैसे इसको डील करेंगे, आई थिंक देयर इज ओनली वन वे, एंड दैट इज़ कि अगर कोई स्टेबल हुकूमत आती है, कोalition गवर्नमेंट, और वो अच्छे कानून पास करती है और विद इन 2 years वो अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उसकी वो डिलीवरी करना शुरू कर देती है, तो अगली इलेक्शन से पहले अगर ये गवर्नमेंट लास्ट करती है और ये अच्छे इकदाम करती है, तो लोग आजकल की जो मुश्किलात हैं ये भूल जाएंगे और एक नया नैरेटिव बनना शुरू हो जाएगा। मगर उस नैरेटिव को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को, ख़ुसूसन नून लीग को। पीपल्स पार्टी का तो वोट जो है वो एक किस्म का सॉलिड वोट है, और सब नेशनलिस्ट वोट है सिंध में। वहाँ बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, वहाँ जिस किस्म की लैंडलॉर्डिज्म है और जिस किस्म की अलायंसेस हैं, वो आपने देखा वो हिलता ही नहीं है जी। अगर खान का वोट नहीं हिलता तो उनका वोट भी नहीं हिलता। तो अब देखना ये है कि नून लीग क्या करेगी। या तो नून लीग इस इलेक्शन के बाद हिस्ट्री हो जाएगी, और या नून लीग जो है रिकवर करेगी, नए यंग लोग आएंगे, नून लीग के अंदर भी पुराने लोग जाएंगे, नई लीडरशिप आएगी, नए तरीके के साथ वो डील करेंगे, और अगली इलेक्शन से पहले ठीक ठाक किस्म की आवाम के लिए इकदाम होंगे जो कि आवाम याद रखेगी, और जब फिर इलेक्शन कराएंगे। तो इट्स बेटर कि नून लीग गेट्स इट्स एक्ट टुगेदर, नहीं तो नून लीग इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट। देखिए ना पंजाब में क्या हुआ, मर के सिंपल मेजॉरिटी मिली है यहाँ, और इंडिपेंडेंट्स यहाँ पे भी अब बड़ी तादाद वहाँ तो भी यहाँ भी टफ टाइम दे रहे हैं, उनसे करनी पड़ेगी। तो ये उनके गढ़ थी, यहाँ भी पीटीआई ने आके उड़ा दिया, दरार डाल दिया। और ऐसे ऐसे शहरों के अंदर और एरियाज़ के अंदर जहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नून लीग इतनी स्ट्रॉन्ग थी वहाँ। अच्छा, वैसे ये तो सब तब इतनी ये जो मेजॉरिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक हवा उनके हक में चली, लेकिन पीटीआई ने उड़ा के रख दिया सबको और लीड ली बहुत सी जगहों पे। बाद में बेशक रिजल्ट्स चेंज हुए, सिट सब ये तो रुकावटों के बाद ये हाल है पीटीआई के लिए। अगर ये सब रास्ते में हर्डल्स ना होती तो क्या 2/3 मेजॉरिटी पीटीआई ले सकती थी? ये तो जिससे कहते हैं ना इफ़, अगर ऐसे ना होता तो क्या होता, ना होता है तो क्या होता। आपको पता है कि हर किस्म की कोशिश की गई कि पीटीआई को रोका जाए, तो नहीं कामयाब हुए ना। मगर मैं समझता हूँ और पीटीआई मजबूत तरीके से बाहर निकली है, और अब वो मजबूती का इजहार करना पड़ेगा। क्रिटिकल एरिया जो है ना अब वो 2 एरियाज़ हैं कि क्या खान साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं गोइंग फॉरवर्ड, एक, और क्या पार्लियामेंट स्टेबल होगी कि नहीं होगी, पीटीआई ऑपोजिशन का रोल करेगी या नहीं करेगी, और जो अगली गवर्नमेंट है वो स्टेबल होगी और वो अच्छे इकदाम करेगी कि नहीं करेगी। दीज आर द 3 क्रिटिकल इश्यूज़। और इसमें बहुत सी आगे रुकावटें हैं। अभी तो पीटीआई का जो गेम प्लान है उनको खुद ही पता उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, और अभी अदालतों का क्या रवैया है वो भी हमने देखना है आगे क्या होना है, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीज़ें अदालतों में फिर जाएंगी। तो इसलिए वी हैव टू वेट एंड सी हाउ दिस पैन्स आउट। बट पीटीआई अभी तक इनिशियली शो करी है कि दे नो द डील एंड ड्रिल। एक्चुअली बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी मीडिया से बात की, बैरिस्टर गौहर ने भी बात की, एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। आपने कहा ना जैसे उनको बड़ा एज मिला है इसमें, तो बैरिस्टर गौहर का भी ये कहना था कि हम हुकूमत बनाएंगे विफाक में, लेकिन जो रऊफ़ हसन साहब हैं तर्जुमान पार्टी के, ही सेट कि हम फेडरल में गवर्नमेंट बनाएंगे, कैसे ये हम अभी नहीं बताएंगे। पंजाब और केपी में तो वो कह रहे हैं हम ज़रूर बनाएंगे। अब दूसरी तरफ आपने जो फार्मूला बताया वो तो कोलिशन गवर्नमेंट का था, लेकिन कोलिशन नहीं बनती और यहाँ से एक प्लान आ जाता है सामने, तो क्या होगा? नहीं देखिए, कोलिशन तो बन जाएगी,
देखिए ना पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो खुद तो गवर्नमेंट बना नहीं सकते विदाउट ज्वाइनिंग पीटीआई, और नून लीग कैन नॉट फॉर्म अ गवर्नमेंट विदाउट ज्वाइनिंग पीपल्स पार्टी। तो और ऊपर से एस्टैब्लिशमेंट दोनों को कह रही है कि चलो जल्दी से इकट्ठे हो जाओ और आपस में तय करो, जल्दी से देर ना करो, जो लेन देन करनी है करो, नहीं तो फिर हम बताएंगे आपको कैसे आपने करना है, और जल्दी से ये स्टेबल गवर्नमेंट जो है जाएँ और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो इनके पास चॉइस नहीं है। अब ये जो नेगोशिएशंस होनी है, ये होनी है जी कि गवर्नर फलाने का कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिस्कशन करनी है। और ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसके ऊपर कुछ तो तय हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा प्रेशर होगा, गेट ऑन विद इट क्विकली बिफोर थिंग्स गेट डिरेल्ड, बिकॉज डोंट फॉरगेट उधर पीटीआई चुप करके तो नहीं बैठी हुई ना। हाँ, वो भी तो प्लान है। हाँ, उधर भी तो प्रेसिडेंट अलवी भी बैठे हुए हैं। हाँ, वो भी ट्वीट्स करके कह रहे हैं कि खुदाई कर रहे हो और अपने आप को गड़े में पाए तो खुदाई बंद कर तो दें। मतलब है कि वो पता नहीं अब कोई नया ड्रामा हो जाए, फिर अदालतों के पास आप घूमेंगे, वो उसके साथ तो बिल्कुल ही डिरेल हो जाएगा ना। अगर आपने ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है कोalition, अगर इसको डिरेल कर दिया तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ऐसा डेडलॉक आएगा कि खुदा न खास्ता और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इस किस्म के डेडलॉक्स फिर और ही तरीके से रिजॉल्व होते हैं। अच्छा, आप समझते हैं सिचुएशन में सदर आरिफ अलवी कुछ कर सकते हैं जाने देखिए से ये पहले? डिपेंड करेगा ना अगर पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है। अगर तो पीटीआई कहती है कि जी हमने गवर्नमेंट बनानी है इस्लामाबाद में, और वो अदालत के पास पहुंच जाते हैं और अदालतों से कुछ ऐसे जजमेंट्स ले लेते हैं जिसके ज़रिए वो उनका हक बनता है टू हैव अ फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट पार्टी, दे कैन से दैट। अब इसमें बहुत सी रुकावटें हैं ना कि वो अभी तो पार्टी नहीं है, वो पार्टी कोई बोरो करेंगे, रेंट करेंगे, उसकी हैसियत क्या होगी, उसको चैलेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बहुत से इश्यूज़ हैं। मगर ये अगर पीटीआई ने अब फिर अदालतों का सहारा लेके इस सारे प्रोसेस को कोalition बिल्डिंग जो बन रही है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की तो बहुत सी क्राइसिस बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि फिर सारा का सारा फोकस जो है वो इधर से हट के और अदालतों की तरफ चला जाएगा। अदालतों की तरफ गया तो फिर मैं समझता हूँ बड़े प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और फिर ये क्राइसिस गहरी हो जाएगी, ये रिजॉल्व नहीं होगी, गहरी हो जाएगी। अच्छा, वैसे एक ये भी मार्केट में थ्योरी थी कि जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाई फिर उसके बाद आगे मामला चलाया, वो इस निज़ाम को लाने के साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसके इस्तेहकाम की भी ज़मानत देने का इरादा रखते हैं। लेकिन ये सब ज़ाहिर है मार्केट की थ्योरीज़ हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत से और इशूज़ भी हैं जो हमें जानना और समझना इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एक नए निज़ाम की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। सदर ममलिकत का किरदार क्या हो सकता है, असम्बलियों के इजलास कब तक तलब किए जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कब तक कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा, और कब तक आज़ाद उम्मीदवार कोई ना कोई अपना ऐलान कर सकते हैं कि वो किस जमात में शिरकत शामिल होंगे। इन सब सवालों का जवाब तलाशेंगे एक ब्रेक के बाद आगे। वेलकम बैक। पोस्ट इलेक्शन ट्रांसमिशन है और सेठी साहब से बहुत से सवाल हैं। अब जब आप अपने सिचुएशन को समझना हो कि किस रुख जा रही है ना, तो ज़रा आनियाँ जानियाँ देखते हैं और फुर्तियाँ देखते हैं। हमने देखा बिलावल साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच गए। इससे पहले इलेक्शन डे पे ये जरदारी साहब ने कहा, बाकी सबके फ़ोन बंद थे, उन्होंने कहा मेरा फ़ोन काम कर रहा है। अच्छा, जिनका जहाज़ चलना था वो तो हार गए, लेकिन जिनका जादू चलना था ना वो मुतहरिक है, और वो आपको पता है कि कौन काम दिखा सकता है। वो है जरदारी साहब जो बड़े एक्टिव हैं। लेकिन एट द सेम टाइम नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में शहबाज शरीफ साहब को कहा जाओ और जरदारी साहब से बात करो, बिलावल से नहीं। हालांकि बिलावल अपनी सारी कैंपेन में देखे ना, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया था। जरदारी साहब आके बैठ गए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो 24 घंटों में 3 बार रब्ता हो चुका है, मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि अंदर गेम क्या चल रही है। आप तक कोई अगर खबर आई हो तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नून लीग के पास चॉइस नहीं है पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने के अलावा। पीपल्स पार्टी के पास अगर नून लीग के अलावा चॉइस है तो वो पीटीआई के साथ मिलना है। क्या पीपल्स पार्टी ये रिस्क ले सकती है? नहीं, पीटीआई जो है वो इनके साथ नहीं बैठेगी, और इनको पीटीआई के साथ बैठने नहीं दिया जाएगा अगर बैठना भी कुछ आए तो। समझ गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन दोनों को आपस में ही गले लगाने पड़ेंगे एक दूसरे को, और वही पीडीएम टाइप किस्म की हुकूमत बननी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जरदारी साहब ने बड़ी हार्ड बार्गेनिंग की कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो फिर ये नून लीग वाले जो हैं ये फिर अपने थोड़ा सा होमवर्क करना शुरू कर देंगे। उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा। कि क्या पीपल्स पार्टी के बगैर हम गवर्नमेंट मेजॉरिटी बना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते।
फेडरल में। हालांकि आर्मी चीफ की तरफ से जो पैगाम है वो यही है कि मिलके यूनिफाइड गवर्नमेंट बनाएं। हाँ जी। मगर अगर पीपल्स पार्टी ने जिद की कि जी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाएं या इस किस्म की बात की तो जो कि मंजूर नहीं होगी, तो फिर शायद कुछ अरसे के लिए ऐसे लगे कि नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन हो गया। मगर मैं समझता हूँ ये नेगोशिएशंस कंक्लूसिव हो जाएंगे, किसी न किसी जगह पे बैठ जाएंगे, अच्छा। तय हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी कीन है, अच्छा। बड़ी मॉनिटर कर रही है और दोनों को समझाएगी, और अगर ना समझे तो फिर धमकी भी देनी पड़ेगी और फाइनल फार्मूले भी देने पड़ेंगे, बिकॉज उनके लिए बहुत बड़े स्टेक्स हैं यहाँ। अच्छा। सो दे कांट अफोर्ड कि जी ये और ज़्यादा देर गड़बड़ रहे, अनसर्टेनिटी रहे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए कोशिश यही होगी जल्दी से जल्दी निभाया जाए। इसलिए अब मैंने सुना है कि बिलावल साहब वो कह रहे हैं कि अहम शख्सियात से मुलाकात। अरे भाई इस्लामाबाद में पिंडी में अहम शख्सियात कौन है? यही है ना, या पीटीआई है, या पीटीआई वालों से तो मुलाकात है नहीं, तो कौन सी अहम शख्सियात है? काकड़ साहब को तो नहीं मिलना ना, वो तो अब कोई अहम शख्सियात नहीं रहे, तो कौन है? तो वही है ना, पिंडी वाले ही है ना अहम शख्सियात। तो बिलावल साहब चाहेंगे कि उनको जाके अपना मौक़िफ़ ही बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जैसे आपसे कहा ये ब्रोकरेज जो है वो वहीं से होगी। अच्छा। तो अब और अगर नहीं होती तो नून लीग इस पोजीशन में है कि अच्छा, अब नून लीग ने अपने होमवर्क थोड़ा बहुत किया है कि उनका ख्याल है उनके पास 73-74 सीट्स हैं, एमक्यूएम की 17 सीट्स हैं, क्यू लीग की 3 हैं, आईपीपी की 2 हैं, बीएनपी की 1 है, कोई 96 के करीब ये सीट्स बन जाती हैं, जेयूआई 3 होगी, 99 सीट्स हो गई। और बेसिकली जो इशू बनेगा वो इंडिपेंडेंस का बनेगा, क्या कितने इंडिपेंडेंट्स तोड़ सकते हैं ये। अब लोगों का ये कहना है कि ये जो सारे इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि इस वक्त पीटीआई के खाते में पड़े हुए हैं सारे, लेकिन नहीं है उनमें से 10-12 नहीं है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत से नून लीग के साथ रब्ता कर लिया है और कह दिया कि हम आपके साथ हैं। मगर 10-12 से काम नहीं चलेगा ना, कम से कम 30-35 इंडिपेंडेंट्स जो हैं, अच्छा, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा नून लीग को, अच्छा, बिफोर एनीथिंग एल्स, ताकि उनकी कोई टारगेट रेंज में पहुंचे वो। अच्छा। और उसके बाद फिर वो रिजर्व सीट्स वाला खाता आ जाता है। जितने ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट्स नून लीग को ज्वाइन करेंगे उतनी ज़्यादा नून लीग की टैली और रिजर्व सीट्स बढ़ जाएगी। तो ये 2 बड़े क्रिटिकल फैक्टर्स हैं कि रिजर्व सीट्स कितनी मिलती हैं इनको, और वो डिपेंड करेगा कि इंडिपेंडेंट्स कितने क्रॉस ओवर करते हैं। तो अगर 10-12 इंडिपेंडेंट्स क्रॉस ओवर करते हैं तो ये नहीं बना सकते। अलबत्ता अगर 30-40 के करीब इंडिपेंडेंट्स क्रॉस ओवर कर जाते हैं, या उनको कोई इंड्यूसमेंट्स दी जाती हैं, इंकरेजमेंट दी जाती है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, या धक्का लगता है कहीं से, जाओ भाई इधर जाओ, तो उनको भी तो पता ही होगा, तो वो फिर उस सूरत में फिर देखा जाएगा। मगर अभी ऐसे लगता है कि 30-40 इंडिपेंडेंट्स को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ गेम चलेगी। जरदारी साहब भी कोशिश करेंगे कि 4-5 इंडिपेंडेंट्स उनको ज्वाइन कर लें, और उधर नून लीग भी कोशिश करेगी जितने इंडिपेंडेंट्स उनको ज्वाइन कर लें। अगर वो फिर भी सिंगली गवर्नमेंट नहीं बना सकते नून लीग वाले, तो जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा उनका हाथ हावी हो जाएगा रिगार्डिंग पीपीपी। वो कहेंगे जी आपकी तो इतने हैं, हमारे इतने हैं, तो इसी रेशियो के अंदर बार्गेनिंग पोजीशन में वो हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ क्रिटिकल पीस इस वक्त वही है जो इंडिपेंडेंट्स कहाँ जाएंगे। अच्छा। और कितने पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो लॉयल नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे और चले जाएंगे। 10-12 का तो इशू नहीं है, सवाल ये 30-40 होते हैं कि नहीं होते, और उससे कम अगर होंगे तो फिर दोनों पार्टीज को आपस में मिलके बैठ के करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन दोनों पार्टीज मिल जाती हैं तो चले, वो तो इश्तराक दोनों का पहले भी रहा है, चार्ट ऑफ डमी साइन किए, पीडीएम भी मिलके इन्होंने चलाई। लेकिन अगर नहीं बनता और नून लीग अकेली हुकूमत बनाती है तो वहाँ तो ऑपोजिशन में बैठेंगे ना, पीपल्स पार्टी फिर फेडरल में ऑपोजिशन में बैठ जाएगी, जाहिर है फिर ऑपोजिशन। और अगर ये दोनों मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो आज़ाद अरकान जो कि क्या अपना अलग ब्लॉक बना सकते हैं? यही तो उनका इशू है ना, ब्लॉक तो नहीं, वो तो कहते हैं हम अलग पार्टी। अगले 2 दिन के अंदर अंदर उनका तो यही मौक़िफ़ है कि हम कोई पार्टी ढूंढ रहे हैं जिसको हम रेंट कर लें, हाँ, और उसके नाम पे सारे वहाँ चले जाएं, और वो जब हो जाए तो फिर हम उस पार्टी के ब्लॉक के तहत हम पार्लियामेंट में जाएं, और उसी के बेसिस के ऊपर हम रिजर्व सीट्स भी अपना हिस्सा लें, और अच्छा, फिर हम कोशिश करें गवर्नमेंट बनाने की। एक पार्टी के सरबराह ने तो मुलाकात भी की 2 दिन पहले, तो ये चीज़ें चल रही हैं। मगर मैं समझता हूँ कि फिर भी मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए गवर्नमेंट बनाना ऑन इट्स ओन, उनको भी पार्टनर्स लेने पड़ेंगे। मगर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग तो नहीं लेंगे ना, और मौलाना उनके साथ जाएंगे नहीं। एमक्यूएम जो है वो देखेगी कि हमने जाना कहाँ है, वो मेरा ख्याल है वो भी नहीं जाएगी। एमक्यूएम तो पीएमएलएन से मिल रहे हैं, वो नहीं जाएगी। तो उन पीटीआई के लिए गवर्नमेंट बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इतनी सीट्स नहीं है कि वो मैजिक फिगर तक पहुँच जाए। तो वो मगर ये वो ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा हक है
कि पहले हमें मौका दिया जाए। और अगर सदर साहब उन्हें दावत दे दें तो फिर मसला बन जाएगा, वो जाएंगे वहाँ, कोशिश करेंगे वहाँ वो बनाने की, फेल हो जाएगा, 10, 15, 20 दिन और आगे चला जाएगा काम, फिर अदालतों में घूमेंगे हम लोग, और ये और भी अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी लेकिन होगी। सेनेट इलेक्शन से पहले पहले ये निपटाना नहीं होगा तो फिर सेनेट इलेक्शंस पोस्टपोन करने पड़ेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। अब देखना ये है कि पीटीआई का क्या मूड है, क्या वो डिरेल करना चाह रहे हैं सब चीज़ को और एस्टैब्लिशमेंट के साथ और बड़ी टक्कर लेना चाह रहे हैं। अच्छा अभी क्योंकि ये अगर ये रास्ता इख्तियार करेंगे तो और बड़ी टक्कर होगी, फिर अदालतें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। और अभी अदालतों का जो मौका है वो भी डिस्कस करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर पीटीआई ने इमरान खान को ने ये फैसला किया कि यहाँ तक आ गए, अब और टक्कर लेनी है हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मतलब ये है कि मई 9 को जो हुआ था उस किस्म की पार्लियामेंट के अंदर या लीगल बैटल्स उसी किस्म की करनी है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम करना, इंस्टेबिलिटी ही रहेगी ना फिर। तो फिर मैं समझता हूँ बड़े सीरियस क्राइसिस हो जाएगी इस मुल्क में। हाँ। और रोल ऑफ जुडिशरी हमने ज़रा थोड़ा चेंज देखा यूं एकदम, वो भी कि इलेक्शन से पहले 3 कंसेक्यूटिव सजाएं 3 केसेस में, लेकिन सून आफ्टर इलेक्शन 12 मुकदमात में, वो भी 9 मई के, उन्हें बेल मिल जाती है। इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बेल मिल जाती है। इससे एक इम्प्रेशन ऐसे आ रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट दबाव में है। देखिए, अवाम का प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त होता है। जुडिशरी ने देखा है कि अवाम ने वोट डाल दिया पीटीआई के लिए, अब जुडिशरी भी तो अवाम से ही है ना, तो अब जुडिशरी भी उसका भी रवैया और तब्दील होगा। पहले भी मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जुडिशरी पीटीआई के हक़ में थी, इमरान खान के हक़ में थी। जैसे मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक मेजॉरिटी थी जो कि रिजर्व, जो रिटायर्ड लोग हैं, दे वर ओपनली प्रो पीटीआई। अंदर क्या हालात हैं वो हमें पता नहीं है, मगर लगता है ऐसे ही है कि बहुत सा सपोर्ट है फॉर पीटीआई रैंक एंड फाइल में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जुडिशरी भी फिर उसी तरफ जाएगी ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये क्राइसिस बढ़ सकती है अगर जुडिशरी कूद जाती है और पीटीआई के हक़ पे फैसले करना शुरू कर देती है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स एंड देन मेरे से मत पूछे फिर क्या होगा। बेस्ट के वहाँ हम ना जाएं। इसलिए इमरान खान के साथ रब्ता करना ज़रूरी है और उस राब्ते के ज़रिए कोई और रास्ता ढूंढना। कोई मुलाकातों की भी खबरें हैं कि कोई बैकडोर मुलाकातें भी चल रही हैं, कोई विजिट भी कर रहे हैं जेल में, आपने मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मगर ये जो काइट फ्लाइंग है ना, इसके पीछे कुछ हकीकत भी होगी। बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर इमरान खान ये फैसला करते हैं कि हमने टक्कर लेनी है और जुडिशरी को के ऊपर बेस करके टक्कर लेनी है, तो फिर मैं समझता हूँ प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए हो सकता है कि कोई मोडस को तरीका ढूंढा जाए जिसके साथ खान साहब को कुछ रिलीफ मिल जाए और रास्ता कोई खुले आगे, कोई कि अच्छा जी 2 साल ऐसे होगा, 3 साल के बाद ये होगा, 4थे साल इलेक्शन करा लेंगे। कोई ना कोई एश्योरेंसेस अगर उनको मिले हैं तो हो सकता है कि वो इसको आगे ना बढ़ाएं इस कॉन्फ्लिक्ट को। मगर अगर उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाया तो उनका तो फ़ायदा हो या ना हो, मुल्क का नुकसान बहुत हो जाएगा। ये जो इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी मिलेगी, इसके साथ दुनिया भाग जाएगी आपसे और इकॉनमी और क्रैश करेगी और मत ही पूछे मेरे से सिनारियो फिर वो क्या। हाँ, लेकिन उन्होंने जो भी बयानात इससे पहले दिए और सज़ाओं के बाद भी जो मीडिया में उनका रिएक्शन छपा, उससे तो नहीं लग रहा था कि उनके मूड में कोई चेंज आएगा। आफ्टर इलेक्शन आप समझते हैं कि पीटीआई के तर्ज सियासत में कोई चेंज आ सकता है रिजल्ट्स को देखते हुए, इस्टेब्लिशमेंट को गेज करने के लिए? देखिए, आ सकता है या नहीं आ सकता ये तो खान साहब पे डिपेंड करता है। जो वो चाहेंगे वही उनका सपोर्ट बेस करेगा। अभी मैंने सुना कि जी वो कह रहे हैं कि जी अब डेमोन्स्ट्रेशन सारे मुल्क में होनी चाहिए जी, अगर रिजल्ट्स पूरे नहीं आते तो। अगर रिजल्ट्स जो है वो पीटीआई को सूट नहीं करते तो। उधर से मैंने सुना है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा है जो ट्राइब्यूनल्स बनेंगी वो 100 से ज़्यादा पिटिशंस होगी, उनमें से 20 बड़ी सीरियस है। तो उनके लिए 1 हफ्ते के बाद वो अदालतों से जजेस मांगेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के लिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तक अगर बात पहुंची तो वो तो फिर साल लग जाता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल। वो जिस किस्म की ऑडिटिंग होती है, बैलेट बॉक्सेस आते हैं, खुलते हैं, ये होता है वो होता है, तो उससे तो कोई रेजोल्यूशन नहीं होती। तो अब रेजोल्यूशन क्या लटके रहेंगे इन हलकों में, लटके रहेंगे। अच्छा, ये इतनी जल्दी फैसले नहीं होंगे। हाई कोर्ट तो फैसला कर नहीं सकता, वो तो सिंपली वापस से इलेक्शन ट्राइब्यूनल को रेफर कर देगा। कहीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल महीने में फैसला कर देगी, कहीं 3-3 महीने, ये डिपेंड करेगा जजेस का क्या मूड है। और अगर ये सीटें जो हैं जो कि पीटीआई कंटेस्ट कर रही है, ये सीटें उनको मिल जाती हैं, इफ़ दे कैन प्रूव के हैंकी पैंकी हुई है और उनको सीटें मिल जाती है, तो फिर
फिर ये जो कोalition बिल्डिंग है, गवर्नमेंट है, ये भी फिर खतरे में आ जाती है ना, कि उनका वोट बैंक, उनका जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ जाती है ना, तो वो फिर उनको और भी स्ट्रांग हो जाते हैं, ऑपोजिशन और भी स्ट्रांग हो जाती है। और क्योंकि आगे जो इक़दाम करने हैं वो बड़े हार्श मेजर्स हैं इकॉनमी के, तो अगर पीटीआई ने यही फैसला किया कि हमने नहीं चलने देना, कम वॉट में, नेशनल इंटरेस्ट भाड़ में जाए, हमने तो अपनी पार्टी को, तो खान को बचाना है और अपनी पार्टी को पावर सीज करनी है, तो फिर मैं समझता हूँ ये क्लैश और भी खतरनाक मोड़ इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स भी तो हो सकता है कि वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कहें कि हम अपोजिशन में बैठते हैं और कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अपोजिशन करते हैं। वो उसी सीरीज में कहेंगे, मेरा ख्याल है अगर उनको कोई इंश्योरेंस मिलेगी कि ये इलेक्शन के बाद 1 या 2 साल के बाद फिर इलेक्शन होगी, या उन्हें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, या उनको कोई सहूलत और मिलेगी, या केसेस या उनके, खान साहब के केसेस खत्म हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर मैं समझता हूँ ये इतना आसान नहीं है इस स्टेज पे। इस स्टेज पे वो कहते हैं ना कि पीटीआई की दुम जो है ना वो चढ़ी हुई है, उनको नज़र आ गया कि बड़ी वोट है हमारा और लोग खड़े हैं हमारे लिए और दिलेरी के साथ खड़े हैं, और ये इन लोगों को कहाँ तक ये खींचेंगे, जितना और हम डिस्टेबलाइज करें शायद उसमें हमारा नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। तो अगर उनकी ये एटीट्यूड होगी तो देन आई एम अफ्रेड सारा मुल्क इज़ इन ट्रबल, नॉट जस्ट these parties. राइट, फिर द आर्मी विल हैव टू थिंक सीरियसली अबाउट व्हाट दे वांट टू डू, और उस पे कैजुअल्टीज हो सकती हैं। अगले 72 घंटे इसीलिए बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सुना बाकी है, और इन रिजल्ट्स के बाद हर किसी का जो इंडिविजुअल रवैया है वो भी जांचा जाएगा। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। साथ देने का शुक्रिया। अच्छा, जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो तब अचानक मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों ने ये दावा किया कि हम 2/3 अक्सरियत लेंगे, फिर अचानक ही ना दस्ती सादा अक्सरियत पर आ गए। राना सनाउल्लाह साहब यही कहना शुरू, सागडार साहब भी यही तायीद करने लग गए। लेकिन अब मखलूत हुकूमत के लिए खुदा का वास्ता उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दिया हाथ जोड़ के कि ये बात ना करो, लेकिन इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स देखते हुए उन्होंने कहा चलें अब मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। ऐसे में बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के खैर खा कह लें, बदखा कह लें, वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं खुदा का वास्ता आप ऐसा टूटा फूटा मैंडेट ना लें, ऐसी माजूर हुकूमत ना लें जो बैसाखियों पर हो और जो मोहताज हो सपोर्ट मशीन की, सपोर्ट सिस्टम की। समझौते करने पड़ेंगे आपको। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का रिस्क लेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें नून लीग का, तो जब भी इनको मौका मिलता है, जो भी मौका मिलता है, ये ले लेते हैं पावर। ये जो पिछली गलती की है अभी तक सीखे नहीं है उससे, तो ये हो सकता है कि ये कहीं जी जैसा भी है लूला लंगड़ा हम लेंगे पावर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये इनके लिए अच्छे खासे प्रॉब्लम्स होंगे, इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है। मेरा ख्याल है इसमें नवाज शरीफ साहब खुद फिर नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा। अगर इतनी सिचुएशन ख़राब है और इतनी भाग दौड़ करनी पड़ेगी और लोगों को साथ ले जाना पड़ेगा, तो हो सकता है वो शहबाज शरीफ वाला फार्मूला जो पीडीएम का फार्मूला था एग्जैक्टली वही फार्मूला हो। ओके जी, शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा। और चलाएं, क्योंकि उनके तल्लकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ज़्यादा ट्रबल फ्री होते हैं और ज़्यादा लंबी चौड़ी वादे भी नहीं होते, जो वो कहते हैं कर लेते हैं वो। तो मेरा ख्याल है उस सूरत में मियाँ साहब बाहर बैठेंगे फिर, मगर वो बाहर बैठने का मौक़िफ़ उस वक़्त इख्तियार करेंगे जबकि वो उन्हें मरीम के लिए कोई अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मियाँ साहब फिर बाहर बैठेंगे और मरीम को वो चाहेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। अच्छा। और सरदारी साहब कम अज़ कम प्रेसिडेंसी लेंगे। तो नवाज शरीफ साहब क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। रिटायर्ड हो जाएंगे? नहीं रिटायर इतनी आसानी से नहीं, देखिए वो तो लंदन से बैठ के भी पॉलिसी बना रहे थे, तो ऐसी बात नहीं है। सोनिया गांधी भी तो बाहर बैठ के हुकूमत चला रही थी ना, चलाती रही है जब कांग्रेस की हुकूमत थी, तो ऐसी बात नहीं है। रहबर होता है और लीडर होता है। मेरा ख्याल है उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर तो उनको मैंडेट मिल जाता तो वो खुद करते, मगर अगर नहीं तो फिर उन्होंने अब मरीम का सोचना है। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर नहीं, सीएम पंजाब कह रहे हैं आप? सीएम पंजाब, बट सीएम पंजाब के तौर भी उम्मीदवार है ना? उम्मीदवार तो बड़े होंगे, इस पर तो कोई शक नहीं है, मगर मियाँ साहब अगर खुद नहीं कुछ करेंगे तो अपनी बेटी के लिए तो कुछ मांगेंगे ना। हाँ। अब बात यह है कि क्या जो पावर्स दैट बी हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहेगी कि नून लीग पंजाब भी ले ले और मरकज़ भी, सेंटर भी ले ले। क्या जरदारी साहब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा पंजाब के लिए?
वो कौन होगा जो कि पीपल्स पार्टी को भी एक्सेप्टेबल हो, नून लीग को भी हो, एस्टैब्लिशमेंट को भी हो। ये सारे सवाल अप इन दी एयर हैं इस वक्त। इसीलिए ये नेगोशिएशंस कुछ वक्त लगेगा, बिकॉज पहले नेगोशिएशंस होनी है बिटवीन पीपीपी एंड नून लीग। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ के एस्टैब्लिशमेंट की भी राय लेनी पड़ेगी कि भाई वो क्या चाहते हैं इन सम ऑफ दीज फैसलास। बिलावल जो है इशू इस वक्त बना हुआ है बिलावल का, क्योंकि जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। बिलावल ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जी मैंने नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ काम नहीं बैठना। हाँ जी, उन्होंने कहा था, टारगेट किया उन्होंने। अच्छा, जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। हाँ, तो मतलब है हालात कि लगता है ऐसे ही है कि ये किस्म की सिचुएशन बन रही है कि मियाँ साहब फिर खुद नहीं बनना चाहेंगे लीडर ऑफ अ कोalition जो कि इतने मुश्किलात का सामना जिसको होगा। वो तो आपको पता है उनकी जो पॉलिसी होती है कि जी ये करना है वो करना है, लेट्स गेट ऑन एंड डू इट। तो ये जो गवर्नमेंट लेट्स गेट ऑन एंड डू इट वाली तो होगी नहीं। एक तरफ कोalition का प्रेशर्स होंगे, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर्स होंगे, IMF के प्रेशर्स होंगे, तो क्या करेंगे? ये तो शहबाज विल बी एबल टू डील विद इट बेटर। 9 महीने 10 महीने उन्होंने करके देख लिया ना, कभी इधर भाग रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे, हर एक की बात मान रहे थे, कभी इधर दे रहे थे, मगर काम चला लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि उस किस्म की सिचुएशन भी हो सकती है। लोग ये पूछते हैं कि जी क्या जरदारी साहब को के लिए कोई रुकावट होगी प्रेसिडेंसी में वापस जाने की? क्या नवाज शरीफ सपोर्ट करेंगे उनको? क्या एस्टैब्लिशमेंट ये चाहेगी कि नहीं चाहेगी? मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 2008 टू 2013, एक आध हिकअप हुआ था, वो मेमो गेट वाला, मगर उसके अलावा ही डिड अ ग्रेट जॉब। उन्होंने 18th अमेंडमेंट भी वो भी हुआ, फिर उन्होंने NFC अवार्ड का भी इश्यू किया, फिर उन्होंने टेररिज्म के ऊपर भी उन्होंने काफी परवेज कुछ मुशर्रफ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया बहुत और कुछ अशफाक उन्होंने। परवेज कियानी साहब को एक्सटेंशन भी दी। अच्छा, ये हुकूमत जो आएगी ये भी तो जाहिर है एक्सटेंशन वगैरह वो की यार तरफ अभी तो आप जाएगी। वहाँ ना जाए, मेहरबानी करें, अभी पहले बैठ तो जाएं बिफोर अच्छा, ठीक है। एक्सटेंशन की बात तो 2 साल के अच्छा, बाद ये कोई होगी। प्रॉमिस करे तो वो बैठा रहेगा ना। तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, वो उनको ज़रूरत नहीं है इस वक्त किसी की वादे की। अच्छा वो बात ये है जी कि जरदारी साहब विल मेक अ गुड प्रेसिडेंट। अच्छा, अच्छी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब मेरा ख्याल है मियाँ साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एस्टैब्लिशमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जरदारी साहब मेरा ख्याल है पक्की बात है गवर्नमेंट बलूचिस्तान में उनकी होगी, सिंध में उनकी होगी, और पंजाब में कोalition होगी और सेंटर में कोalition होगी। जरदारी साहब, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, ही विल एक्सट्रैक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। राइट, अपने हिस्से का गोश्त वो निकाल वो लेंगे। मेरा उससे ज़्यादा ही कोशिश करेंगे। अलबत्ता ये है कि बिलावल साहब को थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता था किस तरफ ये सारा कुछ जा रहा है। अच्छा। उन्होंने जो हार्ड लाइन ली है वो इसीलिए लिए ताकि बारगेनिंग पोजीशन बेहतर हो सके। तो इसलिए आई थिंक ये दे विल फाइंड अ फॉर्मूला। एंड अभी जो सख्त बातें कर रहे हैं बिलावल साहब, वो फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाएगी उसके अंदर। अच्छा। मगर जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है, बिकॉज अगर PTI को मौका मिल गया तो वो और अदालतों का सहारा लेके डिरेल ना कर दे ये सारा सिलसिला। अब कब 21 दिन के अंदर अंदर जी वो इजलास तलब करना पड़ता है और वो प्रेसिडेंट करते हैं। जी जी, प्रेसिडेंट और साहब। प्रेसिडेंट ने अगर PTI को मौका देना हुआ तो वो डिले करेंगे, हाँ, जल्दी नहीं करेंगे। अगर ये कल अगर ये अनाउंस कर देते हैं जी हो गया, प्रेसिडेंट साहब कॉल करें, हम अगले हफ्ते जाने के लिए तैयार हैं, अपना वोट दिखाने के लिए तैयार हैं, और प्रेसिडेंट साहब डिले कर दें क्योंकि अदालतों के अंदर PTI पहुंच गई है और वहाँ उनको शायद कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि दे माइट गेट सम सिंपैथी एंड सम सपोर्ट देयर। तो बहरहाल अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर अदालतें सपोर्ट करती हैं तो PTI कैन से दिस, कि प्रेसिडेंट कैन से कि जी PTI को पहला मौका दिया जाए, जाके वहाँ डेमोन्स्ट्रेट करें अपनी मेजॉरिटी। बिल्कुल, और उनको कोई क्राइसिस भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो EVM भी सजेस्ट कर रहे हैं अपने ट्वीट्स में, और वो किसी खुदाई की और गड़े की भी बात कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है मार्च से, उनकी रुखसती से पहले अगले 7 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगले 7 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है और उनमें क्या क्या हो सकता है बहुत कुछ जानना बाकी है। साथ हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त जो सारी बहस हो रही है, बैठकें लग रही हैं, वो इस बात पे कि हुकूमत साजी कैसी होगी, उसकी नौयत क्या होगी। आपने इशारे कुछ दे दिए कि ये हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो सकते हैं, इधर CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा हो सकती हैं, और ये मीटिंग में भी मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब ने उनको कहा कि आप मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाएं, और फॉरेन मिनिस्टर बनने की भी उनकी बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर एक जो मार्केट में आइडिया है वो ये भी कि ये PDM की तर्ज पर एक हुकूमत होगी, उसकी एक्सटेंशन ही होगी, वो स्कीम ऑफ थिंग्स वही रहेंगे। इसहाक डार साहब
बन सकते हैं वज़ीर ख़जाना दोबारा, और वो तैयार भी हैं शायद इस चीज़ के लिए। बट सेनेट इलेक्शन और उसके बाद चेयरमैन सेनेट का भी एक उनके लिए ऑप्शन है। सो इसहाक डार साहब का फ्यूचर इन नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल है। नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर हों तो वो तो चाहेंगे कि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हों, ना भी हों तो वो चाहेंगे कि ये हो, मगर क्या ऐसे होगा कि नहीं? अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे इशारा समझ जाएंगे आप। अच्छा। लोग भी समझ जाएंगे। जब ये इशू खड़ा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, तो उस वक्त आपको याद होगा कि एक अफवाह चली कि जी इसहाक डार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि इसहाक डार साहब ने एक आध इंटरव्यू में कह दिया मुबारकबाद कबूल कर ली। मगर साथ साथ एक और भी अफवाह चल रही थी, वो ये थी कि जो आजकल के फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके, जी जलील अब्बास जिलानी साहब, जी, उनका भी ये नाम आया था कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और मुझे इस बात का इल्म है कि उन्होंने भी एक आध जगह से मुबारकबाद कबूल कर ली थी। अच्छा। तो एक तरफ अब्बा गिलानी साहब ने मुबारकबाद कबूल करनी शुरू कर दी, उनको इशारा हुआ कि आपको चुना है हमने। इधर इसहाक डार साहब को इशारा हुआ कि आपको चुना है हमने, और दोनों ने मुबारकबादें कबूल कर ली। अच्छा, अब मेरी इत्तला के मुताबिक मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो थोड़ी सी मैंने तफ्तीश की तो पता चला उससे एक हफ़्ता कबल इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही फैसला कर लिया था कि काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो इनको क्या और हुआ? उधर वो इन दोनों के साथ खेल रहे थे और चला रहे थे ये सारा कुछ। तो अब बात ये है कि अभी भी सूरत हाल आयशा कुछ इस किस्म की है कि ऐन मुमकिन है कि इसहाक डार साहब जो है वो सेनेट के चेयरमैन अच्छा। मुकर्रर किए जाएं। पीपल्स पार्टी ने तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि हमें इसहाक डार साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर कबूल नहीं है। बिलावल ने भी कहा, जरदारी साहब ने भी मेरा ख्याल कहा है, किसी ने ये कहा है ये बात। और मीडिया के अंदर भी काफ़ी एक महाज बना हुआ है कि जी मिफ्ता इस्माइल वॉज अ बेटर कैंडिडेट दैन इसहाक डार साहब, और थोड़ी सी हॉस्टिलिटी मैं देख रहा हूँ इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़। और अगर ऐसी सूरत हाल है और अगर मियाँ साहब ख़ुद नहीं वहाँ पहुँचते और ख़ुद बाहर बैठते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि फिर मुझे ऐसे लगता है कि अगर उस सूरत में शायद फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है इसी किस्म की गेम खेले जो उन्होंने पहले खेली थी कि इशारा इधर किया और कर कुछ और दिया। हाँ। तो ये हो सकता है फिर कि इशारा यही हो कि इसहाक डार साहब बन रहे हैं और कोई बन और कुछ जाए। अच्छा। बिकॉज देखिए ये इस वक्त फाइनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट चला रही है फाइनेंस को। शमशाद अख्तर साहब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त, उसको फुल सपोर्ट है ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, और काफ़ी सख्त किस्म के इकदाम वो कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो FBR का प्लान है, प्राइवेटाइजेशन है, ये फाइनेंस मिनिस्टर सख्ती से पुश कर रहा है और अंडर द गाइडेंस ऑफ द आर्मी चीफ एंड द SIFC। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ये शायद फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना जरदारी साहब चूज़ करें ना नवाज शरीफ साहब चूज़ करें, ये शायद इस्टेब्लिशमेंट ही चूज़ करेगी। और वो PMLN से, और वो क्या होगा या कौन होगी ये होगा, आई कांट से। अच्छा, अभी नहीं है ये क्लियर। अगर इसहाक डार साहब नहीं होते तो अभी इस पे टाई ही रहेगा कि कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। तो फॉरेन मिनिस्टर आपके, फॉरेन मिनिस्टर इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट। फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उसको थोड़ी सी अंग्रेजी से ही बोलनी आनी चाहिए, और वो बेसिकली फॉरेन ऑफिस जो है वो GHQ से लाइन लेता है और वहीं से लाइन चलती है। और हमारे तो प्राइम मिनिस्टर भी ख़ास फॉरेन पॉलिसी नहीं डिसाइड करते, इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन पॉलिसी भी डिसाइड करती है और फॉरेन रिस्पॉन्सेज भी डिसाइड करती है, मेजर अपॉइंटमेंट्स भी वही फैसले करती है। ड्राइविंग सीट पे एस्टेब्लिशमेंट ही होगी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, फाइनेंस ओके एंड फॉरेन पॉलिसी, ये अब मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखेगी। लेकिन असल में नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा ना कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात हम बनाएंगे, किसी से झगड़ेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका बयान था। ये मेरा ख्याल है उसी कॉन्टेक्स्ट में था जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे कि मुझे मैंडेट मिलना चाहिए, मुझे फुल मेजॉरिटी होनी चाहिए, और ये उनका पुराना मौक़िफ़ है। मगर अगर उनको वो नहीं मिलती तो फिर उनके पार्ट ऑफ दिस एजेंडा जो है ना वो भी नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इंतखाबात से पहले एक बात की थी कि नवाज शरीफ साहब ये प्राइम मिनिस्टरशिप को तो भूलें, प्रेसिडेंसी की तरफ देखें। आपने आसिफ अली जरदारी साहब को कहा कि वो मुश्किल नहीं है उनका रास्ता प्रेसिडेंसी की तरफ, तो नवाज शरीफ साहब का मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल तो नहीं है, मगर ये जो लेन देन है उसके अंदर जरदारी साहब इज़ वेरी क्लियर, ही वांट्स टू बी प्रेसिडेंट अगेन। प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी होती है बहुत सी चीज़ों से,
तो किस चीज़ से इम्यूनिटी चाहिए? तो पहले भी जो चीज़ पे उन्हें इम्यूनिटी मिली थी कि वो उनके खिलाफ केसेस नहीं बन सकते थे, ना करप्शन के बन सकते थे, ना कोई और बन सकते थे। इफ़ ही इज़ इन द प्रेसिडेंसी अगेन 5 साल के लिए वो उनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। अच्छा। तो प्लस बाय द वे वो ही इज़ अ गुड प्रेसिडेंट, वो बड़ी कोऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, कोई इंटरफेरेंस नहीं करते और एस्टैब्लिशमेंट के साथ बना के रखते हैं। सो आई स्टिल थिंक दैट नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट, शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर, नहीं, बिलावल को बनाए ना आप वज़ीर आज़म। आप शहबाज, आप सारा नून लीग के पलड़े नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि सारे नून लीग के हो नहीं सकते। चले ना, उधर आप बिठाएं नवाज शरीफ साहब को, प्रेसिडेंट बना दें और शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर बना दें। हाँ, शहबाज शरीफ साहब और को कोई और आप बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना दें। बिलावल को प्राइम मिनिस्टर, या 2.5 साल जैसे बलूचिस्तान की हद तक के फार्मूला तय हुआ था नून लीग का और पीपल्स पार्टी ये का। ऐन मुमकिन है कि ये बैठ के इस किस्म की बात करें कि जी 2-2.5 साल आप कर लें और 2.5 साल हम कर लेंगे। सवाल ये आएगा कि जो पहला कौन करेगा और आखिरी कौन करेगा। यहाँ तो 5 साल तक हुकूमत चलती नहीं है, तो जिसने पहले 2.5 साल ले लिए वो झूले ले गए और अगले जो जिसने लेने हैं उसकी शायद बारी ना आए। तो इसके ऊपर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे कि जी पहले कौन। अच्छा, अगर मैं इनकी जगह पे हूँ तो मैं मियाँ साहब को एडवाइस ये दूँ कि पहले पीपल्स पार्टी को आप कहें, क्योंकि पहले 2 साल बड़े मुश्किल हैं। इंस्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है, PTI भी धंधना रही है और इकोनॉमिक प्रोग्राम भी बड़ा सख्त है, आवाम की और तकलीफ़ होगी, बहुत मुश्किल हालात हैं। तो इस पर PTI को अगर आपने बाहर रखना है तो नून लीग भी पीछे हट के बैठे। जैसे आपने देखा PDM की गवर्नमेंट के अंदर पीपल्स पार्टी पीछे हट गई और सारे का सारा बोझ नून लीग ने उठाया, और जो आज सफ़र कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी जितनी पिछली सीट्स थी उतनी सीट्स आ गई। तो अब अगर ये है कि उन्होंने अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर वो अब एंट्री करें, तो अगर नून लीग ने उनको रोकना है तो अगली हुकूमत दे दें उनको, उनका जी हम जूनियर पार्टनर हैं, हम ना प्राइम मिनिस्टर चाहते, हमें सिर्फ पंजाब दे दें, बाकी तुम चलाओ, फेडरल गवर्नमेंट तुम चलाओ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, और शहबाज शरीफ साहब को बना दें चीफ मिनिस्टर। अच्छा। और मरियम को वहाँ एक सीट दे दें और मियाँ साहब पीछे हट के बैठ जाएं और पीपल्स पार्टी को कहें जी बनाओ, तुसी लोग प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तुसी चलाओ। और फिर देखते हैं क्या करते हैं ये, बिकॉज फिर पीपल्स पार्टी जो है ना उनके कुछ सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं। अच्छा। उनमें से एक सॉफ्ट कॉर्नर ये भी है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन और डिवोल्यूशन, और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा प्रेशर है कि NFC अवार्ड को चेंज किया जाए और बाकी बहुत सी चीज़ें इस किस्म की जाएँ, तो जिसके ऊपर जरदारी साहब कभी भी नहीं मानेंगे। सो लेट द पीपल्स पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, दिस वुड बी अ फैंटास्टिक डेवलपमेंट। पंजाब के अंदर पैसा भी है और डेवलपमेंट भी होगी और नाम भी रोशन होगा, और शहबाज शरीफ साहब चलाएं पंजाब को, वो मान जाएंगे वज़ीर आज़म और इनको बना तो। दें बिलावल को जी। हाँ, तो फिर प्रेसिडेंसी आपको नहीं देनी पड़ेगी, फिर नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट बन सकते। फिर आप जरदारी साहब कहे जी छोड़ो परे, मैंने प्रेसिडेंट बना दो, तुसी ले लो प्राइम मिनिस्टरशिप, तुसी कैबिनेट बना लो, सानू 3-4 और कैबिनेट पोजीशन दे देना, तुसी चलाओ, तुसी गल करो हाफिज साहब नाल, तो तुसी गल करो IMF नाल। तो फिर देखो कैसे ये इनके भी फटकते हैं, फिर इनको मज़ा आएगा प्राइम मिनिस्टर लेने का। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा इज अ हार्ड टाइम गोइंग अहेड, नो डाउट उन्होंने फेस पहले 2 साल। हाँ। तो अगर ये 2-2.5 साल वाला फार्मूला होता है जो बलूचिस्तान में एक दफ़ा हुआ था, आपको याद है जी, तो अगर वो होता है तो इनको चाहिए कि जी हमें आखिरी 2 साल चाहिए, पहले 2 साल आप ले लें। उसकी वजह ये है कि अगर ये मुश्किल हालात 2 साल कट गए तो अगले 2 साल आसान होंगे, बिकॉज उस वक्त इकॉनमी खड़ी होगी, आपके पास पैसा होगा, आप अपने कंस्टिट्यूंसी के ऊपर लगा सकेंगे और लोग आपको याद करेंगे जिन्होंने हालात बेहतर किए, बट इस वक्त उनके जो पहले 2 साल काट गए और मुश्किल हालात जिन्होंने किए। तो मैं यही कहूँगा कि बिलावल को बना दें प्राइम मिनिस्टर। हाँ, सो फिर नून लीग विल हैव द लास्ट लाफ। और सवाल और भी थे लेकिन ज़ाहिर वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। 7 दिन सेठी साहब के बकौल आइंदा आने वाले बहुत अहम है और इसमें बहुत से अहम फैसले भी हो जाएंगे और मामला उसी तरफ जाएंगे जो सेठी साहब का एनालिसिस है। बहरहाल आपके जहनों में जो सबके जहनों में जो इस वक्त एक पजल बना है वो कम से कम किसी हद तक सुलझ गया होगा। इस ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त है।